13 अगस्त 2024 को मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके का रहने वाला जयप्रकाश शाम 7:30 बजे के आसपास अपनी भाभी को ये कहकर घर से निकला था कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा है और वो थोड़ी देर में वापस लौट आएगा। घर वालों को जयप्रकाश का इंतजार करते करते रात हो गई थी, लेकिन जयप्रकाश अपने घर वापस नहीं लौटा। घर वालों ने जयप्रकाश के नंबर पर कई बार फोन किया, लेकिन जयप्रकाश ने उनका फोन नहीं उठाया। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे जयप्रकाश के बूढ़े माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जयप्रकाश के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस को बताया कि उनका बेटा जयप्रकाश घर से ये बताकर निकला था कि वो किसी जरूरी काम से जा रहा है और जल्द ही घर वापस लौट आएगा, लेकिन उनका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, जिसकी वजह से हमें किसी अनहोनी का डर सता रहा है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जयप्रकाश के माता पिता अपने घर लौट जाते हैं। साथ ही बरूराज थाने की पुलिस भी जयप्रकाश को तलाश करने में लग जाती है। लेकिन इधर 14 अगस्त को सुबह करीब 6 या 7 बजे मुजफ्फरपुर की सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन लोगों की नजर एक बोरी पर पड़ी। उस बोरी को देखकर ऐसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई भारी भरकम सामान मौजूद है। धीरे धीरे वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इसके बाद कुछ लोग उस बोरी की तरफ बढ़ते हैं और उसे खोल कर देखते हैं। उस बोरी के अंदर एक सूटकेस मौजूद था और जब उस सूटकेस को खोला गया उसके अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद सहजानंद कॉलोनी के लोग पुलिस को फोन करते हैं, सारी बात पुलिस को बताते हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में पहुंच जाती है। उसके बाद पुलिस वाले उस सूटकेस को अच्छी तरह खोल कर देखते हैं, लेकिन सूटकेस खुलते ही वहां तेज बदबू फैल गई, क्योंकि उस सूटकेस में एक लाश थी जिसका सिर उसके धड़ से अलग था। उसकी आंतें भी बाहर निकली पड़ी थी। उसके बाद पुलिस वहां मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर देती है और उस शख्स की पहचान कराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर पा रहा था। इसके बाद पुलिस को ये लगने लगा कि इस व्यक्ति को कत्ल करके यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो। इसके बाद सबसे पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद वहां की पुलिस आसपास के तमाम थानों में ये इन्फॉर्मेशन फैलाती है। कहीं किसी थाने में मिसिंग पर्सन की कोई दरखास्त तो मौजूद नहीं। उसी दौरान पता चलता है कि बरूराज थाने में जयप्रकाश नामी लड़के की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो कि अभी भी लापता है। इसके बाद बरूराज थाने की पुलिस के जरिए जयप्रकाश के माता पिता को थाने बुलाया जाता है। सहजानंद पुलिस उन्हें अस्पताल की तरफ लेकर जाती है और जैसे ही उन्हें वो लाश दिखाई गई तो जयप्रकाश के घर वाले धाड़े मार कर रोने लगे। असल में वो लाश जयप्रकाश की ही थी, लेकिन अब सवाल ये था कि जयप्रकाश को इतनी बेरहमी से किसने और क्यों कत्ल किया था। आखिर जयप्रकाश से किसी की क्या दुश्मनी थी। जब इस बारे में जयप्रकाश के घर वालों से पूछताछ की गई तो जयप्रकाश की माता ने जो पुलिस को बताया, वो बात सुनकर पुलिस तो क्या, मोहल्ले के तमाम लोग हैरान और परेशान रह गए। रंभा देवी ने बताया कि जयप्रकाश उनका सबसे छोटा बेटा था। वो पेशे से इंजीनियर था, जो कि गोवा में एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ललिता नाम की एक लड़की जो सहजानंद अय्यापुर में रहती थी, वो रिश्ते में जयप्रकाश की ममेरी बहन की नंद थी। इसीलिए जयप्रकाश इसी रिश्ते के नाते कभी कभी सहजानंद उनके घर चले जाया करता था। वहाँ पर अक्सर उन दोनों की मुलाकात हो जाया करती थी और आगे जाकर धीरे धीरे ये मुलाकातें फोन कॉल्स पर मुंतकिल हो गईं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर 2021 में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और फिर उन दोनों के दरमियान शारीरिक संबंध बनने लगे। लेकिन फिर ललिता बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना चली गई। वहाँ वो किराए पर कमरा लेकर रहने लगी और अपनी एग्जाम की तैयारी करने पर जुट गई। वहीं जयप्रकाश गोवा में नौकरी करने चला गया। भले ही वो दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगे थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की वीडियो कॉल और फोन कॉल पर बातें होती रहती थी। इस दौरान बीच बीच जयप्रकाश ललिता को गोवा से मिलने आया करता था और जब वो दोनों मिलते थे तो जयप्रकाश ने ललिता की वीडियोस और फोटोज भी बना लिए थे। इधर ललिता भी जयप्रकाश से हर महीने पैसों की डिमांड करने लगी थी, जो कि जयप्रकाश पूरा भी कर रहा था। जयप्रकाश ललिता से इतनी मोहब्बत करता था कि वो अपनी तनख्वाह से हर महीने तकरीबन 5,000 रुपए उसे निजी खर्च के लिए दिया करता था। उन दोनों में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। फिर उन दोनों के संबंध के बारे में उन दोनों के परिवार को पता चल जाता है। जयप्रकाश अपने घर वालों को ये साफ साफ कह देता है कि वो ललिता से बहुत प्यार करता है और शादी भी उसी से ही करना चाहता है, क्योंकि जयप्रकाश घर में सबसे छोटा और सबका लाडला भी था। इसीलिए उसकी जिद करने पर
जयप्रकाश के घर वाले उसकी बात मान गए और जब ये बात ललिता के घर तक पहुंची तो उसके घर वाले भी इस शादी के लिए मान गए। इसके बाद 2023 में ललिता के घर वाले शादी की बात पक्की करने के लिए जयप्रकाश के घर आए, लेकिन उस दिन जयप्रकाश के घर वाले अपने घर पर नहीं थे। इसके बाद अगस्त 2024 में ललिता एक दिन जयप्रकाश से कहती है कि मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। हालांकि जयप्रकाश उस वक्त अपनी जॉब पर मौजूद था, लेकिन बार बार बुलाने पर वो 13 अगस्त को गोवा से अपने घर आ जाता है और 13 अगस्त की शाम को वो अपनी भाभी से ये कहकर घर से निकलता है कि वो अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा है और थोड़े ही टाइम में वो लौट आएगा। लेकिन उसके बाद निकला हुआ जयप्रकाश कभी वापस घर नहीं आया और उससे अगले दिन 14 अगस्त सहजानंद पुलिस ने गली नंबर 9 से एक लाश बरामद की और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जयप्रकाश के माता पिता को उस अस्पताल में बुला लिया गया। पोस्टमार्टम रूम में सबसे पहले जयप्रकाश का भाई और उसकी भाभी पहुंचे थे। बॉडी देखते ही उन्होंने पहचान लिया था कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका भाई जयप्रकाश ही है। लेकिन सवाल अब भी यही था कि जयप्रकाश को क्यों कत्ल किया और किसने कत्ल किया। हालांकि बॉडी की शिनाख्त के बाद पुलिस इस मामले को हल करने के लिए जुट गई थी। सहजानंद कॉलोनी में जहां ये लाश मिलती है, पुलिस वहां के पड़ोसियों के घर घर जाकर ये बात मालूम करने की कोशिश करती है। साथ ही उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरास को भी चेक किया जाता है। जिस जगह से बॉडी मिली थी उससे तकरीबन 100 मीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा में ये बात देखी जा सकती है कि रात को साइकिल पर 3 बंदे एक भारी भरकम चीज को ले जाते हुए नजर आ रहे थे। वो 3 लोग थे और आगे जाकर उन्होंने उस भारी भरकम बोरी को आगे फेंक दिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उस सीसीटीवी कैमरा में उन तीनों का चेहरा सही दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस खोजबीन करने में लगी हुई थी। इसके बाद जयप्रकाश की कॉल डिटेल्स को भी चेक किया जाता है। हो सकता है वो अपनी भाभी को झूठ बोलकर कहीं और चला गया हो और उन्हीं लोगों ने उसका कत्ल कर दिया हो। जब पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पता चलता है कि पिछले काफी दिनों से जयप्रकाश की कॉल्स लगातार एक नंबर पर चल रही थी और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि ललिता का था। और 13 अगस्त यानी घर से जाने के बाद भी उसने ललिता को ही फोन किया था। फिर जब पुलिस जयप्रकाश की माता और सीसीटीवी कैमरास और जयप्रकाश की कॉल रिकॉर्ड्स को देखती है, इस फैसले पर पहुंचती है कि इस कत्ल में कुछ न कुछ ऐसा है जो ललिता जानती है, क्योंकि जयप्रकाश के नंबर पर लास्ट कॉल ललिता ने ही किया था। इसलिए ललिता से पूछताछ करने के लिए पुलिस ललिता के घर पहुंचती है, लेकिन ललिता और उसके घर वाले पहले ही फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस ये पता लगवाती है कि 13 अगस्त यानी घटना वाली रात को ललिता की फोन लोकेशन क्या थी और पता करने पर यह पता चलता है कि उस दौरान ललिता की लोकेशन सहजानंद कॉलोनी की एक लॉज की थी। पुलिस तुरंत उस लॉज पर पहुंचती है। वहां पूछताछ करने पर पता चलता है कि लॉज के उस कमरे में देवरिया का रहने वाला रविंद्र कुमार किराए पर रहता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि रविंद्र कुमार ललिता का ममेरा भाई है। इस बात का पता चलते ही पुलिस तुरंत रविंद्र कुमार को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की जाती है। शुरू में तो हर आरोपी की तरह रविंद्र कुमार भी बिल्कुल मासूम बनता है, लेकिन जब उससे कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है तो रविंद्र कुमार बहुत जल्दी ही टूट जाता है और फिर जयप्रकाश के कत्ल की ऐसी भयानक और खतरनाक कहानी सामने आती है जिसे सुनकर जयप्रकाश के घर वालों के साथ साथ उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों के भी दिल दहल कर रह गए। रविंद्र कुमार ने बताया कि जब जयप्रकाश और ललिता एक दूसरे से मिला करते थे, ठीक उसी समय ललिता बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना चली गई। और फिर एक दिन जब जयप्रकाश ने ललिता को वीडियो कॉल किया तो उसने देख लिया था कि उसके अलावा ललिता के साथ एक और लड़का भी है। और जब जयप्रकाश ने ललिता से उस लड़के के बारे में पूछा तो ललिता उसे कुछ बताने के लिए तैयार न थी। इसी बात को लेकर उन दोनों के दरमियान अब रोज रोज झगड़ा होने लगा। इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर एक दिन ललिता ने जयप्रकाश से कहा कि जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जयप्रकाश रिश्ता खत्म करने को तैयार न था, क्योंकि वो ललिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब ललिता ने जयप्रकाश के घर फोन करके उसकी माता से ये कहा कि आपका लड़का सही नहीं है, इसलिए आप अपने बेटे को समझा लो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इसके बाद रंबा देवी अपने बेटे
जयप्रकाश को बहुत समझाती है, लेकिन जयप्रकाश का कहना था कि उसने ललिता पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। लेकिन ललिता ने अब जयप्रकाश से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बातचीत बंद होने से जयप्रकाश काफी नाराज था। उसके पास ललिता के कुछ फोटोज और वीडियोस थे। ललिता से बात न होने और शादी से इनकार करने पर जयप्रकाश ने वो अश्लील फोटो और वीडियो ललिता के घर वालों और उनके रिश्तेदारों को व्हाट्सएप कर दिए, जिसकी वजह से जयप्रकाश को ललिता के घर वालों और उसके रिश्तेदारों की तरफ से धमकियां मिलने लगी। उधर ललिता भी एक चोट खाई हुई शेरनी बन गई थी। वो जयप्रकाश से अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर जयप्रकाश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि जयप्रकाश को कत्ल करने के लिए उसकी बहन ललिता उसे लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन जयप्रकाश गोवा से अपने घर नहीं आ रहा था। इस पर ललिता जयप्रकाश को शादी का झांसा देने लगी। उसने जयप्रकाश को विश्वास दिलाया कि उसके मुजफ्फरपुर पहुंचते ही वो उससे शादी कर लेगी। हालांकि जयप्रकाश को पहले ही डर था कि उसकी हत्या हो सकती है, लेकिन फिर भी वो ललिता पर भरोसा करके मुजफ्फरपुर आ गया। सबसे पहले वो भगवानपुर में अपने भाई के किराए वाले घर पर गया। फिर वो अपनी प्रेमी ललिता से मिलने के लिए भगवानपुर के एक होटल में गया। वहाँ पर उन दोनों ने साथ में नाश्ता किया। उसके बाद ललिता ने उसे अपने ममेरे भाई के कमरे में ले जाने के लिए तैयार कर लिया। उसने जयप्रकाश से कहा वहाँ पर शादी की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके बाद वो दोनों ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार के कमरे में पहुंचे। इसके बाद बहुत चुपके से ललिता ने अपने फोन के जरिए अपने घर वालों को जयप्रकाश की अपने ममेरे भाई रविंद्र कुमार के कमरे में मौजूदगी का बता दिया था। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले ललिता के भाई रविंद्र कुमार ने जयप्रकाश का सबसे पहले गला काटा, फिर उसके पेट से अंतड़ियां बाहर निकाल दी। उसके बाद उसके शरीर के कई हिस्सों पर वार किए। उसके बाद ललिता के घर वाले भी उस कमरे में पहुंचे और उन सब ने जयप्रकाश के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर एक ब्रीफ केस में रखना शुरू कर दिया। उसके बाद उस ब्रीफ केस को एक बोरी में डाला और उसके बाद उस बोरी को एक साइकिल पर रख के घटना की जगह से तकरीबन 100 मीटर दूर फेंक दिया। इस मामले के बाद पुलिस ने रविंद्र कुमार को अरेस्ट कर लिया था, जो कि ललिता का ममेरा भाई था। लेकिन ललिता और उसका सारा परिवार वहां से फरार हो चुका था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ललिता ने कोर्ट में खुद ही सरेंडर कर दिया था। ललिता के बाद ललिता के पिता और उसके दोनों सगे भाई उसके बहनोई ने भी सरेंडर कर दिया। ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार के मुताबिक इस्तेमाल होने वाला चाकू भी बरामद कर लिया गया था। उसके बाद तमाम सबूतों और आरोपियों के दिए गए बयानात के मुताबिक चार्जशीट तैयार कर दी गई और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से उन सबको जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको इस चीज का बताना है कि दुनिया में ऐसा क्राइम भी हो रहा है। आपका इस क्राइम के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।